जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के सिलेबस पर आधारित एक मॉडल पेपर। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हमने सिलेबस के आधार पर जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ऐड किया है। तो दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये ना सिर्फ आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा बल्कि ये भी बताएगा कि आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाती है, इसको निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं, तो यहाँ से आप अपने नॉलेज का आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा को सिक्किम राज्य में सागा दावा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा मनाई कब जाती है? तो मई यानी कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन ये मनाई जाती है और इसको सिक्किम में क्या कहा जाता है? सागा दावा कहा जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, उनका आप एक क्विक रिवीजन कर लो। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल की लुम्बिनी में, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, इनने प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, और इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ऐसे याद रखना है आपको। देखो, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में दय उपदेश और कुशीनगर में प्राण। ठीक है, बिल्कुल आपको ये चीज़ें कंठस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, तो वानिकी प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है, मत्स्य पालन भी है, बैंकिंग सेवाएं ये नहीं है भैया प्राथमिक क्षेत्र, ये तृतीयक क्षेत्र है, मैं आगे समझाऊंगा, और डेयरी भी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र, ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी और खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, यानी कि इन सभी उत्पादों को अपनी गतिविधियों में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करता है। ठीक है, जैसे लौह और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक, इन सभी उद्योगों में क्या लगता है? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद लगते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों, इस क्षेत्र में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र को, मतलब द्वितीयक क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बात आती है तृतीयक क्षेत्र की, तो इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, बीमा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, पर्यटन है आदि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में सही करके आएंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों सभी के लिए, यदि आप कम समय में बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, माथे पर जो बेरोजगारी वाला कलंक लग चुका है इसको हटाना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक्स लॉन्च हो गई हैं कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए। जीके जीएस की हमारी रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, और करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक से यदि आप तैयारी करेंगे तो सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। स्टैटिक जीके की ई बुक में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत के इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर जीके, और साइंस के तीनों पार्ट मिल जाएंगे। साइंस में आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा एक कंप्यूटर विज्ञान, एक कृषि विज्ञान, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इन तीनों ई बुक पर अभी एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो मैंने ऑफ़र भी रख दिया है। यदि आप 150 रुपये का पेमेंट करते हैं इस QR कोड पर, और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, तो 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो
अपनी स्टडी को मजबूत बनाने के लिए इन ई बुक्स की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। नंबर 3 क्वेश्चन है, बताओ शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती। हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी हड्डी है जो अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। ठीक है, उस हड्डी, उस बोन का नाम है हायोइड बोन। क्या नाम है? हायोइड बोन उसका नाम है। यहाँ पर हमारे गले में ये बोन होती है। ठीक है, ये किसी भी हड्डी से कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए इसका एक निकनेम भी है, इसको फ्री बोन के नाम से जाना जाता है। साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे ग्रुप डी में तो पूरी 25 नंबर की साइंस पूछी जाएगी। तो साइंस के लिए मैं स्पेशल वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, टॉपिक वाइज साइंस करवाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों साइंस की मैराथन भी आएंगी और साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। इसी क्रम में दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी यानी कि स्केलेटल मसल्स का नाम बताओ जिसके दोनों सिरे हड्डियों से नहीं जुड़े होते। एकमात्र कंकाल पेशी है जिसका एक सिरा तो जुड़ा है, ठीक है, लेकिन दूसरा सिरा नहीं जुड़ा है। वो कौन सी हमारी कंकाल पेशी है? तो दोस्तों वो है टंग यानी कि जीभ। दोस्तों जो टंग है, ठीक है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जो टंग है दोस्तों, यहाँ ये जो हायोइड बोन दिख रही है, ठीक है, यहाँ तो जुड़ी होती है हायोइड बोन से, लेकिन बाहर की तरफ तो खुली होती है ना, तो एक ही तरफ केवल जुड़ी होती है। और ये एकमात्र ऐसी कंकाल पेशी है जो केवल एक तरफ कनेक्ट होती है, एक तरफ कनेक्ट नहीं होती है। समझ गए आप लोग? चलो, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? बताइए दोस्तों, कौन से एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 33 है? फटाफट से बताइए। 33 जो है ये आर्सेनिक की परमाणु संख्या है। आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है दोस्तों? AS। परमाणु संख्या इसकी यानी कि एटॉमिक नंबर 33 होता है। और इसकी खोज किसने करी थी आर्सेनिक की? ये भी पूछा जाता है। तो अल्बर्टस ने इसकी खोज करी थी, अल्बर्टस मैग्नस ने। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आयोडीन की परमाणु संख्या भी पता कर लो, 33 होती है। बेरियम की कितनी होती है? बेरियम को दर्शाते हैं हम Ba से, और इसकी जो परमाणु संख्या ये 56 होती है। नियोन को हम Ne से दर्शाते हैं और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 10। आर्सेनिक को As से दर्शाते हैं, इसकी परमाणु संख्या जो है ये कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 33। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन में क्या नहीं जोड़ा गया? प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो दोस्तों, इसमें नहीं जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये नहीं जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का कहीं पर भी प्रावधान नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान में स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ। और ये कब हुआ? 1976 में। और एक नया भाग जोड़ा गया संविधान में, भाग 4 का। ठीक है, और नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य ये कब आ गया? ये आ गया दोस्तों 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके। और इसमें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इसके अनुसार अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय दोस्तों ये गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। ठीक है, कब स्थापित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो ये 2018 में स्थापित किया गया, गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक की नियत तिथि से कब तक का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल, यदि लोकसभा भंग ना हो तो पहली बैठक की नियत तिथि से इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझो दोस्तों, जो संसद यानी कि पार्लियामेंट है, इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद का उल्लेख 79 में। ठीक है, इसमें कहा गया है
कि जो हमारी संसद है ये राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 2 सदन यानी कि एक होगा दोस्तों लोकसभा, और लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। फिर एक सदन होगा जो उच्च सदन है, वो होगा राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा निचला सदन होता है, राज्यसभा ऊंचा सदन होता है। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 80 में है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का? 6 वर्षों का। इसके जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में बन रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य है एआई एजुकेशन, इनोवेशन और अनुसंधान को बढ़ावा देना। बताइए दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? स्टार्टअप इंडिया, इसको सबसे पहले याद रखो ये कब लॉन्च हुआ था, डेट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च हुआ था। उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना। और एक और याद रखो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ और पूछी जाती है, मेक इन इंडिया। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। मेक इन इंडिया, इसको भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और मेक इन इंडिया को कब लॉन्च किया गया? तो डेट छापो, 25 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया। दोनों याद रखना। चलो आगे बढ़ें। बताओ, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोफ नृत्य के बारे में बताओ आप लोग। गोफ जो है ये गोवा का है। ठीक है, यहाँ पर 4 राज्य हैं, चारों राज्यों के जो प्रमुख नृत्य हैं उनको हम देख लेते हैं। गोवा के जैसे गोफ है, तरंगमेल है, कोली है, देखनी है, समाई है और जागर है। उड़ीसा में छऊ है, चैती घोड़ा है, डंडा नाता है और कर्मा नृत्य है। बिहार में झुमरी, जाट जतिन, बखो, बखेन, विदेशिया, चकवा। उत्तर प्रदेश की नौटंकी, रासलीला, कजरी और ख्याल, ये चारों लोक नृत्य फेमस हैं। बताइए दोस्तों, किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? सबसे लंबा लिखित संविधान अपने देश भारत का है। फिर एक पूछा जाएगा, सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? सबसे छोटा लिखित संविधान ये मोनाको देश का है। छोटा लेकिन कैसा? लिखित। ठीक है, याद रखना। फिर अमेरिका का संविधान पूछा जाएगा। अमेरिका का संविधान कैसा है? सबसे पुराना लिखित संविधान। सबसे पुराना लिखित संविधान जो है ये कहाँ का है? अमेरिका का है। ठीक है, नेक्स्ट है लू। जो लू चलती है किस ऋतु में चलती है? तो लू जो है ये ग्रीष्म ऋतु का एक विशेषता है। ठीक है, मेरबेन का तेल किसे कहा जाता है? मेरबेन ऑयल। दोस्तों ये नाइट्रोबेंजीन के लिए कहा जाता है। नाइट्रोबेंजीन, इसका सूत्र पता है आपको क्या होता है? C6H5NO2 इसका सूत्र होता है। और मेरबेन के तेल का उपयोग क्या है, यानी कि नाइट्रोबेंजीन का उपयोग क्या है? तो परफ्यूम इंडस्ट्री जो होती है, परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। महत्वपूर्ण है। बताओ, हाल ही में जो प्रथम खो खो वर्ल्ड कप हुआ है 2025 का, इसका खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता? महत्वपूर्ण है ये। तो देखो दोस्तों, जो खो खो वर्ल्ड कप है इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ और पहली बार में ही भारत ने महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी का खिताब भारत ने जीत लिया है। आइए हम जो प्रथम खो खो वर्ल्ड कप हुआ है इसके बारे में सारे फैक्टों को जान लेते हैं। विजेता है भारत। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। और नेपाल है उपविजेता, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। आयोजन हुआ नई दिल्ली में, आयोजन स्थल भी पूछेगा। और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजन हुआ। आयोजन किया भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने। इसका उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। शुभंकर, तेजस और तारा को बनाया गया। जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ इसके ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सलमान खान बनाए गए। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल। क्योंकि खो खो वर्ल्ड कप का ये पहला संस्करण है इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम आपके एनटीपीसी के 2 जून से हैं और अभी ग्रुप डी की डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इसकी भी डेट बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। तो अब से
ये वादा रहा है, मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस का। जितनी कोशिश बन सकती है उतनी करूंगा, जितनी मेहनत बन सकती है उतनी मेहनत करूंगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। आपके लाइक ही मुझे मोटिवेशन देते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? बोले सर प्रश्न तो बिल्कुल सरल है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो ये बात तो आप लोग जानते हैं, लेकिन पता है प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे? ये जो मैंने रामायण लिखी है, ये जो फैक्ट लिखे हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7। फिर क्या होता है, 31 अक्टूबर 2019 से पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, लेकिन इस डेट को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया और केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर हो गए कितने? 9 हो गए। 31 अक्टूबर 2019 को कितने हो गए? 9 हो गए। फिर क्या हुआ? 8 कैसे रह गए? देखो दोस्तों, फिर हुआ दादर और नागर हवेली तथा दमन दीप विलय विधेयक 2019, और इस विधेयक के तहत जो यूटी है दमन और दीप, इसका विलय कर दिया दादर और नगर हवेली के साथ में, और इन दोनों को विलय कर दिया, मतलब इन दोनों को मिला दिया और इन दोनों को मिलाकर एक नया यूटी बनाया, दादर व नागर हवेली और दमन दीप। ठीक है, बना दिया। और ये कब बना? 26 जनवरी 2020 को। ये डेट याद रखो क्योंकि पूछा जाएगा कि ये कब बना यूटी? 26 जनवरी 2020 को। इसकी राजधानी दमन को बनाई गई। ठीक है, और अब वर्तमान में कितने यूटी हैं? 8 यूटी हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो यूटी जो होते हैं उनमें राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल होंगे, ठीक है, या फिर कौन होंगे? प्रशासक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। ठीक है, याद रखना। बताइए, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य एक दिन में औसतन कितना मूत्र विसर्जित करता है? तो बताइए दोस्तों, एक जो हेल्दी मैन है, ठीक है, वो एक दिन में कितना यूरिन डिस्चार्ज करेगा? फटाफट से बताइए। वो एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन डिस्चार्ज करेगा। मूत्र, देखो मूत्र से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसका पीला रंग, पीला होने का कारण, ठीक है, किस कारण से ये पीला होता है? तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम। ठीक है, ये पूछा जाता है टर्म। फिर मूत्र का पीएच मान पूछा जाता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। फिर मूत्र का संगठन पूछा जाएगा, इसमें जल कितने % होता है? तो 95% होता है जल। इसमें यूरिया कितने % होता है? यूरिया, तो यूरिया 2% होता है। बाकी फिर प्रोटीन, वसा और शर्करा, ठीक है, इस प्रकार से 1.3% ये सारी चीज़ें होंगी, प्रोटीन, वसा और शर्करा। ठीक है, तो ये पूरा 100% हो जाता है। समझ गए? बताओ, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 13 अप्रैल 1931 को हुई थी। जन्म, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के झाबुआ में। फिर इनकी दोस्तों मुठभेड़ होती है इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में, और इनकी शहादत हो जाती है 13 अप्रैल 1931 को। ठीक है, एलिफेंट पार्क जो इलाहाबाद का है उसका नाम शहीद चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है। समझ गए? चलो, भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया? देखो दोस्तों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप जानो कि लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 16 जनवरी 2014 को लोकपाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पहला लोकपाल स्थापना दिवस इनने मनाया 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, और लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये नाम याद रखो, पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है AM खानविलकर। ठीक है, AN खानविलकर वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। बताओ, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? कौन सा? राहुल द्रविड़ हैं, जवागल श्रीनाथ ये भी थे, और साइना नेहवाल, भैया ये क्रिकेटर नहीं है, सचिन तेंदुलकर हैं।
तो साइना नेहवाल ये कौन है? ये प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, जो पुराने ओल्डेस्ट प्लेयर थे, जो कि चर्चित थे, जहां से प्रश्न बनते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ये तो हमें पता ही नहीं, उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन ये है लाइफलाइन एक्सप्रेस। ठीक है, और दोस्तों इसको लाइफलाइन एक्सप्रेस या फिर हॉस्पिटल ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको सर्वप्रथम कब चलाया गया था? जुलाई 1991 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? हेमिस पर्व बताइए, फटाफट से आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। मैं सभी के आंसर देखूंगा और स्कोर कार्ड भी चेक करूंगा कि किसने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। हेमिस पर्व ये लद्दाख में मनाया जाता है। देखो, एक हेमिस नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी लद्दाख में ही स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, किस क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव ये बंगाल में पड़ा था। कहाँ पर? बंगाल के क्षेत्र में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? याद रखो, ये शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कलकत्ता से जो है अपने देश की वस्तु अपनाना और विदेश की वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया। दरअसल ये आंदोलन बंगाल विभाजन के फैसले का विरोध कर रहा था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन के फैसले का विरोध करना। ठीक है, तो ये विदेशी सामान का बहिष्कार करके विरोध जता रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोशिका आकृति का कौन सा युग्म सही है? देखो दोस्तों, कोशिका आकृति का लिखा है लाल रक्त कणिकाएं, फिर लिखा है कि ये गोलाकार आकृति होती है इनकी, तो ये सही लिखा है क्या? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। फिर जो पेशी कोशिकाएं हैं, लिखा है ये धुरी के आकार की होती हैं। पेशी कोशिकाएं ये धुरी के आकार की होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं, 1 और 2 ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग बताइए। करंट अफेयर्स में एक इंडेक्स क्वेश्चन बनेगा ही, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों वो है 118वीं। याद रखो, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इस साल 147 देशों में भारत 118वें स्थान पर है। 2024 में अपन 126वें स्थान पर थे। तो देखो, 2024 की भी याद रखना, ये 1 साल पुरानी भी पूछता है। इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अफगानिस्तान इस इंडेक्स में सबसे अंतिम पायदान पर है। टॉप पर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे देश है। ओके, चलो, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अवार्ड मिले हैं? तो इनमें से किसको मिले हैं? फटाफट से, ये पूछा गया था पिछले साल क्वेश्चन। तो दोस्तों ये शोभना नारायण को मिले हैं। शोभना नारायण कौन है? प्रसिद्ध भारतीय कथक डांसर। ठीक है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि इमोशनल रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? बताइए फटाफट से। ये हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जैसे भूख, प्यास, शरीर में दर्द, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, इन सभी को कंट्रोल करता है। बताइए, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित करी गई है? भारत के बाहर अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा USA में स्थापित करी गई है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो USA के वॉशिंगटन DC के उपनगर मैरीलैंड में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है भारत के बाहर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 19 फीट है और इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। ये मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने तैयार करी है। राम सुतार कौन है? जिनने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर? गुजरात में ये बनाई थी। और अभी राम सुतार को एक फैक्ट याद रखो, ये मूर्तिकार हैं और इनको महाराष्ट्र भूषण दिया गया है इस साल। कौन सा अवार्ड? महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण दिया गया है। इन्हें सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई थी राम सुतार ने।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, फटाफट से बताओ। देखो, यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी मिलती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो दोनों बेरोजगारियाँ जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती हैं। ईमेल के बारे में बताइए, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। ठीक है, कब? ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा 1971 में। ठीक है, और एक और पूछा गया था एक बार, ये @ का सिंबल जो होता है, ठीक है, जिसको हम लगाते हैं, इस सिंबल को किसने डिज़ाइन किया था? तो रे टॉमलिंसन ने ही इस सिंबल को डिज़ाइन किया था। ईमेल के साथ लगाते हैं ना, तो याद रखना आप लोग। बताओ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, खालिस्तान, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो दोस्तों ये क्या है? सबसे पहले तो आप बताइए, आप लोगों ने सुना होगा स्वर्णम चतुर्भुज योजना, ठीक है, और इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। ठीक है, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनने करी थी। और दोस्तों ये जो योजना है ये क्या करता है? ये 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन? एक तो आपका दिल्ली है, दूसरा जो है मुंबई है, ठीक है, फिर क्या है, फिर चेन्नई है, और है एक कोलकाता। इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। इस हाईवे की टोटल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, स्वर्णम चतुर्भुज योजना के तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया है। लंबाई भी मैंने आपको बता दी है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 2001 में ये परियोजना शुरू करी गई थी। आगे बढ़ें, बताइए दोस्तों कि भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भूमचू ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। जैसे सिक्किम के प्रमुख त्यौहार भूमचू है, लोसोंग है, महोत्सव है, सागा दावा, ठीक है, जो कि बुद्ध पूर्णिमा को कहा जाता है। लेहाबाब डुचेन महोत्सव, हिमाचल प्रदेश के पोरी महोत्सव, मिंजर मेला, हल्दा महोत्सव, साजू महोत्सव, आंध्र प्रदेश के उगादी, विशाखा उत्सव, महाराष्ट्र के गुड़ी पड़वा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत है। ठीक है, संस्कृत में इसकी रचना हुई थी। और कहाँ से लिया गया है ये? आनंद मठ, याद रखो, कहाँ से? आनंद मठ से ये लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ? 1882 में। ठीक है, और वंदे मातरम जो है इसको कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। ठीक है, और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा कब मिला? राष्ट्रगीत का दर्जा ये मिला दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को। ओके, चलो दोस्तों बताओ, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है, फटाफट से बताओ। वो है दोस्तों अनुच्छेद 239 क्लॉज 2, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 239 अकेले की बात करें, 239 में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, इसके बारे में उल्लेख किया गया। और 239 क्लॉज 2 कर देंगे तो इसमें राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार हो जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति अधिकृत हो जाएगा कि किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, बताओ, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार वो भी अर्थशास्त्र का 3 लोगों को दिया गया। ठीक है, इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हम डिटेल से समझेंगे दोस्तों। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 3 जनों को दिया गया। ब्रिटेन के जेम्स ए रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन जो कि ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, डोरेन एस मोगलू
जो कि तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। अब देखो ये जो नाम है दोस्तों, इनके नाम बहुत कठिन है, आसानी से याद नहीं होते, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद तो करना है। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल सरल ट्रिक बनाई है। आपको याद रखना है कि रावण का जो सन है, जो लड़का है, वो क्या करता है, लंका में ऐश करता है, बस इतना याद रखना है। तो देखो दोस्तों, अब लंका है तो लंका काय की होगी, धन, मतलब अर्थशास्त्र की यहाँ पर बात हो रही है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र की। अब रावण से हमारा बन जाएगा रॉबिन्सन, सन से हमारा क्या बन जाएगा, जॉनसन, और एस करता है ना, तो यहाँ से एस मोगलू बन जाएगा। और ऑप्शन में जब ये नाम आप देखेंगे तो आप सही करके ज़रूर आएंगे, ठीक है। और क्यों दिया गया, तो इनने बताया कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसकी खोज के लिए इनको ये प्राइज़ मिला। और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडन की संस्था है। 2023 का दिया गया था क्लाउडिया सीनबॉम के लिए, क्लाउडिया गोल्डन के लिए, अमेरिकी अर्थशास्त्री। बताइए, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता, महत्वपूर्ण प्रश्न। महिला T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने जीत लिया। न्यूजीलैंड ने किसको हराया, साउथ अफ्रीका को 32 रनों से। जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है, इसका आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, जीता न्यूजीलैंड ने है, उपविजेता रहा है साउथ अफ्रीका, 9वां संस्करण हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया फाइनल का अमेलिया केयर को, जो कि न्यूजीलैंड की हैं, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी अमेलिया केयर को ही दिया गया है। इसी क्रम में पुरुष T20 वर्ल्ड कप से भी प्रश्न बनेगा। तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप ये किसने जीता, ये अपने देश भारत ने जीता। भारत ने हराया किसको, साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया है, ठीक है। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की हम बात करें, जीता भारत ने है, रोहित शर्मा की कप्तानी ने। साउथ अफ्रीका उपविजेता रहा है, एडन मार्करम ने इसकी कप्तानी करी, इसका भी 9वां संस्करण है। यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में खेला गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को, मैन ऑफ द मैच फाइनल का विराट कोहली को। सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं दोस्तों किसने, रहमुन्नलाह गुरबाज ने 281। कहाँ के हैं ये, अफगानिस्तान देश के। बताइए, तात्या टोपे का वह मित्र कौन था जिसने 1857 की क्रांति के दौरान उनके साथ विश्वासघात किया। तात्या टोपे के किस मित्र ने विश्वासघात किया था, फटाफट से बताओ। मान सिंह ने विश्वासघात किया था। तात्या टोपे ने कानपुर में नाना साहब का सहयोग किया था 1857 की क्रांति में। फिर वो बाद में ग्वालियर आ गए थे कानपुर से, तो ग्वालियर में तात्या टोपे ने सेना की कमान संभाली थी। वहाँ पर एक उनके ही मित्र थे मान सिंह, ठीक है। तो मान सिंह ने विश्वासघात कर दिया तात्या टोपे के साथ, और तात्या टोपे पकड़े गए थे, अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और उनको शिवपुरी में, देखो तात्या टोपे को शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, इसका आंसर लगाओ आप लोग फटाफट से, मैं जांच कर रहा हूँ, फटाफट से लगाओ। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक टोटल दोस्तों 5 अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। डिटेल से हम समझ लेते हैं। 14 से 18 तक 5 अनुच्छेद आते हैं समानता के अधिकार में। तो 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता होगी। 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। 16 कहता है लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता होगी। 17 कहता है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत होगा। 18 क्या कहता है, 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा, उपाधियों का अंत, ये कहता है अनुच्छेद 18, ठीक है। आगे बढ़ें। किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। तो ये कौन सा संशोधन में किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 में। देखो राष्ट्रपति जो हैं वो अनुच्छेद 352 के तहत देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। 3 आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन जो है अभी ये शब्द है सशस्त्र विद्रोह। 1978 के पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था। ऐसा इसलिए किया गया, आंतरिक अशांति की जगह अब क्या है सशस्त्र विद्रोह। क्यों किया गया, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी,
और इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति कह कह के देश में कई बार आपातकाल लगाया। मतलब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग किया था, ठीक है, ऐसा मानना था उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। और ये जो 40 प्रश्न हैं दोस्तों, ये जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। मैं आपको फिर से बताऊंगा अपनी ई बुक के बारे में। यदि आप कम समय में बेस्ट तैयारी को करना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, इसमें 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। 2024 तक जो 2014 से 2024 तक जो पूछे गए प्रश्न हैं 5000 वो दिए गए हैं। और जो साइंस की रामबाण ई बुक है, इसमें भी 5000 प्रश्न पूछे दिए गए हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की ई बुक को भी आप परचेस कर लेना। इन तीनों ई बुक को यदि आप एक साथ परचेस करते हैं तो ऑफर के तहत आपको 150 रुपये में दे दी जाएंगे। 150 रुपये का पेमेंट इस QR कोड पर करना है और हमें अपना स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको ये सारी ई बुक सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो एक टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे के जाना। शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, उस हड्डी का नाम फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बहुत जल्दी मैं सेकंड मॉडल पेपर लेकर आऊँगा और लगभग मैं जो है 30 से 40 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए करवाऊँगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हों, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं, नया मॉडल पेपर लाऊं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।